बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ बात हो जाए केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है। आज तो कुछ लोगों के लिए वो लेक्चर मिस था, कुछ कह रहे थे हम लेट आए हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर दिए थे, लेकिन एनी हो मैं इनको दोबारा से इंशाल्लाह कर रहा हूँ। आप सब लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाला हमारा जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ये देखें केमिकल क्या है। ये तो आपको आइडिया होगा व्हाट इज़ द केमिकल, ठीक है, जिसके अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों। तो मैं ज़रा बॉन्ड को एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ द बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज ए फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन between atom between atom, ion or molecule is called bond। हम इसको बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर इस चैप्टर के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ और जो पढ़नी होती हैं, उनमें सबसे पहले होता है टाइप ऑफ द बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। ये जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन हैं, ये इस टाइप ऑफ द बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन होती हैं, ये इस टाइप ऑफ द बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो होती है नेचर ऑफ द बॉन्ड। जो हमें देखनी है वो क्या है? नेचर ऑफ द बॉन्ड। ये दूसरी चीज़ होगी हमारे पास। थर्ड चीज़ होती है काज ऑफ द बॉन्ड। काज ऑफ द बॉन्ड। और फिर आगे हमने देखना होता है शेप, ज्योमेट्री, शेप, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर हमें इसके अंदर देखना होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फैक्टर इफेक्ट द factors affect the boiling point and melting point, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको डिस्कस करना होता है। क्वांटम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके बारे में अलग से मैं आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो बनी हुई है, तो लिहाजा मैं उसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास जो बॉन्ड्स की टाइप यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो बॉन्ड्स टू टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड हमारे पास। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम कहेंगे, उसकी एग्जांपल है जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, बहुत सी और भी आपको लॉट ऑफ द एग्जांपल इसके अंदर मिल जाएंगी और मिलती रहती हैं। वीक बॉन्ड में आपका होगा डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बॉन्ड,
induced dipole bond, induced dipole bond, hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वीक बॉन्ड। अब बॉन्ड जो है हम उसका आइडिया कैसे लगाते हैं कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये हम आइडिया लगाते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी होती है? जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन उसके होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड ब्रेक। जब बॉन्ड का ब्रेकअप होता है किसी का तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इफ our bond energy is greater than 42 kilojoule per mole, then we said bond is the strong. And if bond have less or equal 42 kilojoule per mole, then we said weak bond. अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से लेस है तो वो वीक बॉन्ड है, और अगर वो उसकी एनर्जी 42 किलो जूल से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टाइप्स हैं, आगे फर्दर ये वाली जो है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये अलग से टॉपिक हैं और अलग से मैंने इनको डिस्कस किया भी हुआ है डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर, तो वो हमें मिल जाएंगे, और बाकी जो रहते हैं वो आगे आगे हमारे आते जाएंगे, जैसे हम अभी कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं उसके अंदर। जी, अब दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड की बात होगी, नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात करते हैं जी। नेचर, डिफरेंट टाइप की नेचर होती है, यानी कि बॉन्ड की एक नेचर होती है आयोनिक, बॉन्ड की एक नेचर होती है कोवलेंट, बॉन्ड की दूसरी नेचर होती है कोऑर्डिनेट, बॉन्ड की दूसरी नेचर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, लॉट ऑफ द थिंग, ये नेचर ऑफ द बॉन्ड है। अब ये जो नेचर है इसकी, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है कि इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है उनकी नेचर क्या है। इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है उनकी नेचर क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। चले, ओके, उसके नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता होता है। अच्छा, तीसरी चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है जी? काज ऑफ द बॉन्ड, काज ऑफ द बॉन्ड, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हम कहते हैं बॉन्ड बना बिटवीन टू एटम्स, भाई व्हाई दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बॉन्ड बना बिटवीन टू आयंस, भाई व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, बॉन्ड क्यों बनता है, आखिर क्या रीजन है कि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान डिवेलप होती हैं, आयन के दरमियान फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डिवेलप होती हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है, एवरी एटम, ions or molecule or molecules want to stabilize itself, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इस वजह से बॉन्ड बनते हैं। सिंपल, हर एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करे, ये रीजन है बॉन्ड बनने की। क्लियर? यहां तक क्या हो गया? क्लियर हो गया ना? ठीक है, मैं इसको ज़रा डिटेल से आगे लेके चलता हूँ, लेकिन मैं इसको एवरी एटम, आयन और मॉलिक्यूल वांट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ,
इस पॉइंट को मैं ज़रा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं पीरियोडिक टेबल से के बारे में कुछ पहले बताना चाहता हूँ, जो कि आपको जस्ट रिमाइंड करवाना ज़रूरी है ताकि आपका थोड़ा सा जो नॉलेज है वो रिवाइज हो जाए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, दिस इज़ दी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है ये आपको पता है। ठीक है, वेरी फर्स्ट पहले जो था इससे वो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, और फिर उस मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, और मेंडलीफ से पहले भी पीरियोडिक टेबल तो था। ठीक है, और फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फिर ये बना, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है फिर उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई, डिफरेंट टाइम टू टाइम उसके अंदर डेवलपमेंट होती रही। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब है क्या इसके अंदर, तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसकी जो हिस्ट्री है आप कहीं से भी आपको मिल जाएगी, अगर आपने पढ़नी हो तो आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं इस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल इसका लेफ्ट पोर्शन है ये वाला, ये जो बिल्कुल लेफ्ट पोर्शन है, इसके अंदर दो ग्रुप इंक्लूड हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए। ये लें जी, अब आपको नजर आ गया, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए। ये जो है इन बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट पोर्शन जो है, दीज आर द एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर। ये जो हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जाहिर बात है जब कोई भी एटम आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आता है ना, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आता है ना, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये वाली जो है इसकी साइड। ठीक है, अब जो बिल्कुल इसका राइट पोर्शन है, अब इस राइट पोर्शन के अंदर आप देखें कि आपके पास है थर्ड ए, ये कंप्लीट आ गया आप स्क्रीन के अंदर, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए, यहां तक फ्लोरीन तक। ठीक है, ये जो है यहां तक इसका पोर्शन, ये जो इसको हम राइट पोर्शन कहते हैं, ये जो राइट पोर्शन है, और आगे फिर इसके ये जो ग्रुप है इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसके अंदर मेटल्स हैं, मेटालाइड हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स हैं। इसके अंदर मेटल भी है, आप देखें ये इसके अंदर इंडियम, इसके अंदर टेलेनियम, इसके अंदर आर्सेनिक, इसके अंदर बिस्मथ, इसके अंदर टिन, ये क्या है, ये टिन, बिस्मथ और लेड, ये क्या है इसके अंदर मेटल्स हैं। और ये जो पोर्शन है ये वाला जो पिंक कलर वाला है, अगर आपकी स्क्रीन आपके साथ ये शेयर हो रही है, आयोडीन तक देखिएगा, आयोडीन तक ये जो पोर्शन है इसका, इस पोर्शन को कहते हैं कि ये पोर्शन जो है ये गैसिस एलिमेंट है, ये गैस फॉर्म में होती है। अच्छा, ये इसको हम नॉन मेटल कहते हैं गैसेस को। और ये जो है हमारे पास ये जो ग्रीन कलर वाली ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई, इसके अंदर जिगजैग सा बना हुआ है, ये मेटालाइट है। तो यानी कि ये जो आपके पास इतना पोर्शन है, जो राइट पोर्शन है आपका पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर तीनों हैं, इसके अंदर मेटल भी है, इसके अंदर ये वाली नॉन मेटल भी हैं, और इसके अंदर ये मेटालाइट्स भी हैं, तीनों हैं। ठीक हो गया। अब ये जो जीरो ग्रुप है, ये जो जीरो ग्रुप है इसके अंदर कोई मेटल नहीं है, ये सारी की सारी गैसेस हैं, इनको हम जीरो ग्रुप या नॉन रिएक्टिव गैसेस, या इनका एक और नेम होता है नोबल गैसेस, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका किसी और के साथ रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम इनको जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो
ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप है हमारे पास। अब जो टिपिकल नॉन मेटल हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो ये डायगोनल जो है आपको ग्रीन वाला, ये जो डायगोनल है, जो का इधर देखें आप, सॉरी, ये वाला पिंक वाला नॉन मेटल जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये इधर से स्टार्ट हुआ और ये चला गया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, रेडॉन तक। और ये जो रेडॉन 86 तक है, ये सारे का सारा जो डायगोनल है, ये एक पोर्शन है यहाँ पर, ये फास्फोरस, सिलिकॉन, आयोडीन और ये वाला, ये एक पोर्शन सारे के सारा गैसेस का है। और ये इस डायगोनल से, ये जो ग्रीन वाला इससे डायगोनल, ये जो येलो वाले हैं ये इधर मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। और ये जो मिडल पोर्शन है, ठीक है, और जो मिडल पोर्शन है इस पीरियोडिक टेबल का, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही जो येलो में आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी एट्सेट्रा, और फर्स्ट बी और सेकंड बी। ये कंप्लीट ये वाला जो ग्रुप है, आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख लें, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट सीरीज हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और इनकी ये 4 सीरीज हैं। एक फर्स्ट सीरीज है जो यहाँ से आप देखें, स्कैंडियम, स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक चला जाता है। दूसरी जो है इसकी, वो ये यटीरियम से शुरू होके कैडमियम तक जा रहा है। थर्ड जो इसकी ट्रांजिशन सीरीज है, और इसके अंदर ये आपके पास ये हेफीनियम, हेफेनियम 72 से स्टार्ट होके मरकरी तक ये जाता है, Hg, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये मरकरी तक जाएगा, ये मरकरी है इधर, Hg जिसको लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। और फिर जो फोर्थ ट्रांजिशन है इसकी, इट हैज़ ओनली 3 एलिमेंट, और वो 3 एलिमेंट हैं इसमें जिनका एटॉमिक नंबर है बेटा जी 89, 104 एंड 105, ठीक है, 89, 104 एंड 105। अब इसके अंदर 89, ये 89, 104 और 105 यहाँ तक। अब बाकी जो है ये वाले, ये लेंथेनम से स्टार्ट करें और यहाँ तक ये जो नीचे इसके 2 सीरीज़ हैं, ये लेंथेनम 57 और उसके बाद है ये सीरियम 58, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेंथेनम, सीरियम और ये आगे इनके ये एटॉमिक नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनको हम लेंथेनाइड कहते हैं। और एक्टिनियम से जो स्टार्ट होते हैं इसको हम एक्टिनाइड कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब देखें जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, इनके आगे फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी ज़्यादा डिटेल हमें जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ये याद रखें कि इनमें F जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम इनमें से सबको 1 बाई 1 इतना हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहता था वो ये वाली थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अब पता चल चुका होगा। अब इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्लॉक है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। इसको हम ये वाला जो है ग्रुप 3A से ऑनवर्ड यहाँ तक हम इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो है हम आपके पास स्कैंडियम से जिंक, और फिर इधर जैसे मैंने 3 सीरीज जो आपको बोली हैं ये वाली, ठीक है, ये जो है आपका डी ब्लॉक है। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाली सीरीज है इसको आप एफ ब्लॉक कहते हैं। इसके अंदर टोटल फिर 4 ब्लॉक्स हो गए इसके अंदर, ठीक हो गया। पीरियड आपको पता है कि इसके अंदर ये 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये टॉप टू बॉटम जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं। 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं, और पीरियड 1, पीरियड 2,
आपको पता है कि जो पीरियड 1 है इसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। यहाँ पर ये देखें, हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है, हीलियम है। और जो ग्रुप 2 है और 3 है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। और फिर नेक्स्ट आगे भी आपको आप देखते जाएं, बेसिक चीज़ें आपको इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पता भी हैं। मैं जस्ट आपको ये जो चीज़ें हैं ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, मेन जो जहाँ से मैं थोड़ी सी आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बात लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसमें आपके पास जो एस ब्लॉक है, ठीक है, उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो बिलोंग करता है एन एस ऑर्बिटल से। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो बिलोंग करता है एन एस से। यानी कि अगर आप ये पहले वाले इन दोनों ग्रुप्स में अगर आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो कि यहाँ पर भी दी हुई है, जैसे ये देखें, ये सीजियम लिखा हुआ है तो ये 6s, ये देखें 6s, ठीक है। ये बेरियम लिखा हुआ है तो ये क्या है, 6s2। इन सब के अंदर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो इनकी एंट्री है वो s के अंदर है। और इस जो पी ब्लॉक हम इसको कहते हैं, इसके अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन की एंट्री है वो पी सब शेल के अंदर है। और जिसको हम डी कहते हैं, ये वाला जो येलो कलर में है, जो मेटल्स हैं, इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंट्री मारता है। और ये जो एफ है, इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल से बिलोंग करता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसके 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर एस, पी, डी और एफ के। ठीक है। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको पता होंगी। तो वैसे नहीं तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल के साथ अब आपके साथ ये रिवाइज भी किया है, तो आपको शेयर हो गए हैं ये दोबारा से चीज़ें। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा जी। अब इसी तरह फिर जो पी ब्लॉक है, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3A, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। पीरियोडिक टेबल है ना आपके सामने। अब मैं बार बार पीरियोडिक टेबल को आपके साथ शेयर करूँगा तो फिर ज़रा काफ़ी मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आप अपने सामने रख लें पीरियोडिक टेबल और मैं यहाँ से बस चलता चलूँगा। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलिनियम, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट हैं। और सिमिलरली जो इसके अंदर एलिमेंट हैं वो भी आपको नेक्स्ट भी आपको पता है, जिनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते होते हैं। ठीक है। और जो एफ ब्लॉक है उसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है सीरीज़। अब इनके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट हैं इनके अंदर। ठीक है। इनको भी आपको इसका भी ऑलरेडी पता है कि एफ ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। अब चलें जी, ये बात यहाँ पर होगी। अब मैं आपको पिछले आपके जो पॉइंट था वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ये वाला। एवरी एटम आयन आर मॉलिक्यूल, every atom ion or molecule wants to stabilize itself, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। हर एटम आयन और मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करे। अब वो कैसे स्टेबलाइज करेगा? सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में देखें कि आपके पास क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इंडिविजुअली स्टेबल हो। अब उसके लिए आप ये देखें, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अगर आप इनमें देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2,
इसका 1s2 2s2 एंड 2p6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मैं जस्ट वैलेंस शेल की लिखूँगा 3s2 3p6। इसकी होगी 4s2 एंड 4p6। समझ आ गया? अब अगर आप देखें इसको, ये जो है आपके पास, इसका ये है वैलेंस शेल, और क्वांटम नंबर में आपको मैंने बताया हुआ है कि किस सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इसमें ये फोर्थ शेल है, ये थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट शेल है यहाँ पर। तो अब देखें, जो फर्स्ट है वो एस है, और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है? फुली फिल्ड है। ये क्या है? फुली फिल्ड है। इसी तरह जो सेकंड है उसमें अगर आप देखें कि एस के अंदर भी 2 और पी के अंदर 6 और मैक्सिमम 2 और 6 आ सकते हैं, तो ये भी क्या है? फुली फिल्ड है। ये भी क्या है? फुली फिल्ड है। और ये भी क्या है? फुली फिल्ड है। सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट रिएक्ट विद अदर्स। अपने फुली फिल्ड इस वैलेंस शेल की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो बेटा जी, एटम जस्ट वही वाले एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिनका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो, जिनका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो। ठीक है, जस्ट वो वाले या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न यही है, वो ये चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ इन जैसी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जैसी हो जाए? क्यों? इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्टेबल है। सो एवरी एलिमेंट wants to gain the electronic configuration of noble gases to attain the stability. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जैसी बनाते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जैसी बनाते हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, ये चीज़ हो गई अब हमारे पास। अब ये कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हमने देखना है, और इस चीज़ को देखने के लिए हमें फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, जी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखनी पड़ेगी। अब देखें भाई, आपके पास है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप ज़रा अपने माइंड में रखें कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों स्टेबल है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड जो आप लोगों को बुक्स में मिलेगा वो मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आप ये कहेंगे ये तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा जिसका वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये ऑक्टेट को ये तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऑक्टेट को फॉलो नहीं ना कर रहा। तो आप सिंपल ऑक्टेट वोक्टेट के चक्कर में ना पड़ें। आप ये कहें कि अगर उस किसी भी एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। एटम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है, एटम की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, और स्टेबल करने के लिए क्या है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना चाहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखें जी, आपके पास होता है NaCl। इस Na में जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2
2s2 2p6 एंड 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जी। और जो है क्लोरीन वो है 1s2 2s2 2p6 17 होते हैं ना, 3s2 एंड 3p5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अब यहाँ से देखें, ये है इसका वैलेंस शेल, जिसको हम कहते हैं कि ये थर्ड वैलेंस शेल है, और ये है इसका वैलेंस शेल, इसका भी थर्ड वैलेंस शेल है। अब 3s के बाद ज़ाहिर बात है आगे 3p भी है, क्वांटम नंबर वाला आपको याद होगा, लेकिन उसमें क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसलिए ये 3p इधर नहीं लिखते, ठीक है, वो रीज़न है। ये वाली थर्ड शेल है। अब ये भी चाहता है कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। इसकी भी यही विश है, इसकी भी विश यही है कि वैलेंस शेल इसका कंप्लीट हो, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो। अब इसका जो वैलेंस शेल है, इसको कंप्लीट होने के लिए फर्दर जो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए फर्दर एक इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 7 ये गेन करे, 7 इसमें जमा हो। अगर ये 7 इसके अंदर ऐड हो तो फिर ये P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 7 पूरे हो जाएंगे। और अगर हम देखेंगे इसको तो इसके अंदर जस्ट 1 की रिक्वायरमेंट है और ये 3p6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। सही हो गया। तो एटम के लिए ये 2 पॉसिबिलिटी। अब देखें, एक तो ये पॉसिबिलिटी इसके पास, दूसरी इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है अपने ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज करेगा तो रिमेनिंग फिर सेकंड शेल जो है वो वैलेंस शेल बन जाएगा। या ये है कि ये एक जो है ये लूज करे, ठीक है, ये एक लूज करे, ठीक है, और फिर इसका जो वैलेंस शेल है वो सेकंड बन जाएगा। अब एटम क्या वे अडॉप्ट करेंगे जो उनके लिए मोर इजी है, और मोर इजी वे क्या होता है कि एटम जो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करे बजाय इसके कि ये 7 लूज करे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p6, और 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो बेटा शेल कहाँ से आया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल भी नहीं है, ठीक है, शेल भी यहाँ से निकल गया। तो अब इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा बन गया, सेकेंड। अब जो वैलेंस शेल है वो कौन सा बन गया है, सेकेंड। सिमिलरली इसके लिए एक गेन करना इजी है एज कंपेयर टू कि ये 7 लूज करे, ठीक है। ये एक गेन करना इसके लिए इजी है, ये एक गेन कर लेगा और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बनेगी, रिमेनिंग जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब देखें इसके अंदर वैलेंस शेल है ये वाला थर्ड, इसका वैलेंस शेल है ये वाला। अब देखें ये सेकंड वैलेंस शेल हो गया इसका, और सेकंड वैलेंस शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। सेकंड वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। इसी तरह इसको देखें, इसका थर्ड वैलेंस शेल है और ये थर्ड क्या है, कंप्लीट है। थर्ड भी क्या है, कंप्लीट वैलेंस शेल है, ठीक है। सेकंड भी कंप्लीट, थर्ड भी कंप्लीट। अगर आप अब देखें इसको कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली, तो आपको क्या नहीं लग रहा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन 10 जैसी है, जो वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p6, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह जो आर्गॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो अब क्या हुआ, इन दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन की। कौन सी गेन की भला,
इन्होंने जनाब गेन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज जैसी। तो एटम एक्चुअली यही चाहते हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे। एटम क्या चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए, नोबल गैसेज की कॉन्फ़िगरेशन जैसी। ठीक हो गया। ये एग्जांपल आपको मैंने दी है और आपको ये काफ़ी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? अब उसके लिए ये 1s2 2s2 कभी आप 3s लिख देते हैं, कभी 4s, ये कैसे लिखते हैं? मैं पहले एक हम आगे चलते हैं KCl की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पोटाशियम 19, ओके, ये है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। पोटाशियम और क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी ना जो हम ऊपर करके आए हैं, ये तो सेम रहेगी, यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख देता हूँ। 1s2 s2 p6 3s2 एंड 3p5। अब सिंपल पहली बात कि ये 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया। आपने क्वांटम नंबर में ये पढ़ा है कि पहला जो होता है ना शेल, उसके अंदर एक सब शेल होता है जिसको हम s कहते हैं। जो दूसरा सब शेल होता है उसके अंदर दो सब शेल होते हैं जिसको हम कहते हैं s और p कहते हैं। फिर जो थर्ड शेल होता है उसमें तीन सब शेल होते हैं s, p और t। और फिर जो चौथा होता है उसके अंदर 4 होते हैं s, p, d और f, 4 होते हैं इस तरीके से। अब ये तो बेटा जी थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है, इसका मतलब यहाँ पे डी भी तो है, और बिल्कुल है, हम कब इनकार कर रहे हैं कि डी नहीं है, डी तो है यहाँ पर भी। लेकिन आप ये कह सकते हैं, फिर ये पूछ सकते हैं कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन बजाय थर्ड शेल कंप्लीट होने के वो फोर्थ शेल में चला गया। अब थर्ड शेल का 3D अभी पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के वो चला किधर गया है, 4s के अंदर। ऐसा क्यों हुआ है? बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनके ऑर्बिटल में पता कैसे होती है? पता है कैसे होती है? होती है जी ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, वजह ये है एस की एनर्जी यहाँ पर है लो, ठीक है, एस की एनर्जी लो है। ये फर्स्ट का जो एस है 1s कह लें। फिर जो 2s है उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, और जो फिर 2p है उसकी एनर्जी इस 2p से भी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर जो 3s है उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, और फिर जो 3p है उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, और फिर होता है 3d, उसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है, पहले इसको फिल करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इधर जाएंगे। लेकिन ये 4s का इधर में कैसे आ गया, ये यहाँ पर 4s का रोला कैसे बढ़ गया भाई? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाने चाहिए, पहले जो थर्ड शेल है उसी के ही सब शेल कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन मसला एक होता है, मसला ये होता है कि जो 4s होता है ना, 4s उसकी एनर्जी 3d से कम होती है। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन ये देखें, यहाँ पे 2 चले गए, ये 2 इसमें चले गए, 6 इसमें, 2 इसमें और 6 इसके अंदर, p के अंदर कितने हो गए? 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 6 18 और 1 19,
पोटाशियम का 19 है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय इसके कि वो डी में जाए, उसको लो ऑर्बिटल के लो लेवल के ऊपर एक ऑर्बिटल अवेलेबल है 4s, वो एक इलेक्ट्रॉन लिहाजा लो एनर्जी के ऊपर जाता है, इसके अंदर नहीं जाता। इस वजह से 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं, और 3d के अंदर बाद में जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये एनर्जी गैप क्यों है, क्यों एनर्जी का इतना डिफरेंस है? ये एनर्जी का डिफरेंस इसलिए है जनाब कि जो है ना डी ऑर्बिटल, वो एक्चुअली होता है डी इज वेरी बिगर इन साइज, और बिगर होने के साथ साथ ये स्टेबल भी होते हैं, बहुत बड़ा होता है, फैलाव ज़्यादा है इसका। जबकि जो एस होता है ना, ये स्मॉलर इन साइज होता है। ये स्मॉलर इन साइज होने की वजह से ये लो एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जबकि डी जो है ये हाई एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। जैसे 3s 3p, उसके बाद 4s है, फिर 3d है, फिर क्या है 3d है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आपको ये कैसे याद रखना है? आप ये कहेंगे सर हमारे पास फ़र्ज़ करें 89 इलेक्ट्रॉन है और हम कैसे उनको फिल करेंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि अब यहाँ पे s आना है, p आना है, d आना है, या क्या आना है? अब उसको याद करने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ। इस टेबल को ज़रा आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्मॉलर हैं वो तो आप लिख ही लेंगे, अगर आपके पास बिगर एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आ गया है तो उसको भी फिर आप ऐसे कर सकेंगे। आप एक टेबल बनाएंगे, ये देखें, आप इधर लिखेंगे ये 1s, फिर लिखेंगे 2s, फिर आप लिखेंगे 3s, फिर यहाँ पे 4s, और फिर 5s, और फिर 6s, ठीक है, और फिर ऐसे 7s, ऐसे ही आ जाएगा वो भी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, चलें अब ये 6s है ये वाला, यहाँ पे आप लिखेंगे 2p, यहाँ पे 3p, यहाँ पे आप लिखेंगे 4p, 5p, और यहाँ पे लिखेंगे 6p, यहाँ पे लिखेंगे आप 3d, और यहाँ पे 4d, यहाँ पर 5d, और फिर 6d, और फिर इधर लिखेंगे भाई 4f, 5f, और 6f। अब इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं भाई, सबसे अब इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिल करने हैं, ये क्या, पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, पहले इसमें फिर इसमें, ठीक है। आप देखें 3s, उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रॉन 3p और फिर 4s में, उसके बाद 3d, 4p और 5s में, 5s के बाद जाएगा 4d, 5p और 6s में, ठीक है। आपने यही वाला सीक्वेंस जो है इसको फॉलो करना होगा, ठीक है। आपने ये वाला जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करना है, सही। आपने यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाने, 2 इसके अंदर, आगे फिर s है, इसके अंदर भी 2 जाएंगे, आगे p है, फिर 6 बचते हैं तो इसमें चले जाएंगे, फिर 2 बचते हैं तो s है, s में 2 जाएंगे, फिर अगर 6 बचते हैं तो p में चले जाएंगे, अगर फिर भी 2 बचते हैं तो s में चले जाएंगे, अगर फिर 10 हैं तो मैक्सिमम 10 फिर इसमें चले जाएंगे, फिर भी अगर बचते हैं इसमें चले जाएंगे, फिर बचते हैं इसमें चले जाएंगे, फिर बचते हैं तो इसमें। इस तरीके से आप उनको इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। ये आप टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में आप इस टेबल के अकॉर्डिंग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, तो आप बहुत आसानी के साथ बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेंगे। ये कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगी, ठीक है जी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और उस एग्ज़ाम्पल के साथ हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल होती है। तो एटम आयन ये चाहते हैं कि उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन वो भी स्टेबल हो, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें, और उसके लिए एक
चलें चलते हैं। उसके लिए उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए। अब आपको थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं अब आपको भी बताता हूँ, कुछ आपको आइडिया है तो हम इंशाल्लाह इसको आसानी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। अब हमारे पास हर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा है, जो आपने पढ़ा है कि एटम्स ये चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन जैसी बन जाए, फिर उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी नहीं बनती, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी नहीं बनती, लेकिन वो फिर भी स्टेबल होती हैं। और उनमें जो होते हैं, बात ज़्यादातर जो की जाती है वो की जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। वो किसकी की जाती है बेटा जी? ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिसके अंदर डी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। आयरन 26, अच्छा पहले मैं इनकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, फिर मैं आगे इनको लेके चलूँगा। आयरन ये मैं 4th से ले रहा हूँ, ठीक है जी। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और फिर आगे होगा जिंक। एटॉमिक नंबर 30 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले लिखता हूँ, तो फिर हम देखेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ है। 26 हैं जी। टेबल ये वाला इसको आप यूज़ करें और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। 10 और ये 2 12 और 6 18, 2 20 और 2 26 पूरे हो गए। कोबाल्ट की लिखें जी। काफ़ी मुश्किल। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। निकल की लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d सॉरी भाई 3d8। अब देखें भाई 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 8 28 28 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कॉपर की लिखें 29। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। और फिर जिंक एंड पे बचता है, इसकी लिखेंगे 30 पूरे करने ना इलेक्ट्रॉन। 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 6 इसके अंदर गए, फिर 2 इसमें गए, फिर 6 इसमें गए, फिर 2 इसमें गए, बाकी कितने बचे जी? 10। ये ले जी इधर आ गए। क्लियर हो गया ना? ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है जो मैंने आपसे शेयर किया है। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लेकिन
यहाँ पर थोड़ी सी एक बात है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, बल्कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3d10। ये नहीं है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें, जो सिंपल मैंने पहले लिखा, जो सिंपल एक चलते आ रहा है, एक सीक्वेंस चलता आ रहा है, कहीं कहीं पे इस पर वेरिएशन भी आएगी। वेरिएशन कहाँ पे आएगी, क्यों आएगी, इस चीज़ को भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखें वेरिएशन आ गई, एस का एक इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, हालांकि डी के अंदर होने चाहिए 9, एस के अंदर 2। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? बात यह है, जैसे जैसे ये सब शेल कंप्लीट होते जाते हैं, सारे जिस तरह ये सब शेल कंप्लीट होते जाते हैं, ओवरऑल जो शेल होता है वो कंप्लीट होता है। शेल जो होगा वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। जब ये शेल कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है वो स्टेबल होता जाता है। जैसे जैसे वो शेल कंप्लीशन के क्लोज जाता है, इसका मतलब है वो स्टेबलाइज होता जा रहा है, वो स्टेबल होता जा रहा है। जैसे जैसे वो स्टेबल होता जाता है ना, वो लो एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो स्टेबल होता है, वो लो एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये D6 है, ये D7 है। अब ये देखें, इसमें जो D है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तब ये D भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। इसका मतलब जो D है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था, यहाँ पर D ऑलमोस्ट कंप्लीट था। भाई इलेक्ट्रॉन पहले S में ही जाता है, इलेक्ट्रॉन पहले S में ही जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो S में आया, पहले D में चला गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले S में ही आया था। लेकिन वजह यह है कि जैसे ही ये D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो D एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है। D एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है। जब ये वाला D जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक स्टेप अवे होता है फ्रॉम कंप्लीशन, तो पता ये क्या करता है, ये साथ वाले के ऊपर हमला कर देता है। अब ये साथ वाला है वो वैसे बेचारा कमज़ोर है, जो साथ वाला वो बेचारा मेरी तरफ वैसे कमज़ोर है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कमज़ोर से पकड़ के अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ज़ोर इसके ऊपर चलता है, ज़ोर से इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉन था S का ही, लेकिन जैसे ही वो D9 के ऊपर जाता है, D ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। जैसे ही ये D ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तो वो अपने साथ वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को फुल कर लेता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, ये रीज़न है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d10 है, ठीक हो गया। ये है इसके अंदर। अब देखें, आयरन को हम पहले पकड़ लेते हैं, आयरन को पहले पकड़ लेते हैं। आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सही हो गया जी। अब ये जो आयरन है, आपको पता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब ये +2 में जाएगा, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब देखें जी, 1s2, s2, p6, 3s2, 3p6 और आगे है 4s और फिर 3d। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा? अब सिंपल बात है, आपके पास कोई है, बीकर है, कोई चीज़ है जिसके अंदर आप सिक्के डाल रहे हैं, आप डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। जब आप उसमें से उन सिक्कों को निकालते हैं, तो सबसे पहले जो सिक्का निकलेगा कौन सा, जो सबसे बाद में आपने डाला है, ठीक है।
एक हाउस है, हाउस के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, क्लासरूम है, क्लास के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, और वो लोग उसके अंदर बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं, और फिर चेयर्स जो है आखिरी रह जाती हैं, और आखिरी जो है वो दरवाजे के पास ही होंगी, उनके ऊपर भी आके दो लोग बैठ गए। अब जो सबसे पहले लोग निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे? जो सबसे बाद में आके बैठे हैं। अब सबसे बाद में जो आए हैं वो कौन से? डी के इलेक्ट्रॉन। और सोलर यही होना चाहिए कि जो बाद में आए उसी में से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, एस पहले फिल हो जाता है, एस पहले फिल हो जाता है, तो एस में से निकलने का वैसे तो इसके असूल के बरखिलाफ है, लेकिन यहां पर अगर फर्ज करें ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए और ये बाकी रह गए 4 और ये 2, इस एटम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसको तो चाहिए थी स्टेबिलिटी, इसको चाहिए थी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में अगर आप देखें कि इसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व है, यस, फोर्थ इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, थर्ड भी इन्वॉल्व है, फोर्थ भी इन्वॉल्व है, ये पहले भी पार्शली फिल्ड था, ये अब भी पार्शली फिल्ड है, कुछ भी नहीं मिला। क्या फ़ायदा आया? कोई नहीं आया। तो बेटा जी एटम वही काम करेगा जिसमें उसका फ़ायदा होता है। आप भी वही करते हैं ना जिसमें फ़ायदा होता है, करना भी वही चाहिए जिसके अंदर फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे होगी? ये 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलें और ये बन जाए 3d6। अब जैसे मैंने ये लाइन लगाई है, आप कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगाएंगे जब आप पेपर में बैठे होंगे। ठीक है, आप नहीं ऐसे लगाएंगे, आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखेंगे। तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब है ये फोर्थ शेल एलिमिनेट हो गया, बाकी बच गया जी Fe+2 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। अब इसमें देखें फोर्थ शेल इन्वॉल्व नहीं है, फोर्थ शेल इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट थर्ड शेल इन्वॉल्व है। तो फिर आपको देख के ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ये दोनों शेल इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक सब वैलेंस शेल इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एक वैलेंस शेल इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एक वैलेंस शेल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेंगे बजाय कि डी में निकलें, क्योंकि अगर डी में निकलें तो एटम को कुछ नहीं, तो एटम कभी वो काम नहीं करेगा जिसमें उसको कोई फ़ायदा ना हो, जिसमें उसको कुछ ना मिले। एटम क्यों वो काम करे जिसमें उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है? एटम वही काम करेगा जिसमें उसको कोई फ़ायदा है, कोई स्टेबिलिटी उसको मिल रही है, और स्टेबिलिटी जो है उसको वो इस केस में मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही। तो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे एस में से, फिर निकलेंगे डी में से अगर निकलने हुए तो। अब देखें जैसे इस आयरन की अगर +3 ऑक्सीडेशन भी स्टेट हो, +3, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, चेंज कहाँ पर आएगी? 3d5, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया ना। आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी, क्या बन गया? 3d5। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? आपके पास 3 बन गए, Fe+2 और Fe+3। इन तीनों में से ज़्यादा कॉमन कौन सा है? एक चीज़ तो आप यहाँ से देखें, ये पार्शली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। डी के अंदर 5 हाफ, पी के अंदर 3 हाफ, ठीक है, एस के अंदर 1 हाफ। तो ये क्या है? हाफ फिल्ड। और एक चीज़ याद रखें आप, अगर आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहीं भी लगाना हो तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बता दीजिएगा, फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, and half filled is more stable than partially filled. Then partially filled, ये partially filled से ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, उसके बाद हाफ फिल्ड, और फिर उसके बाद क्या होते हैं? पार्शली फिल्ड होते हैं। और अगर आप इनको कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप देखें भाई ये डी हाफ फिल्ड है,
ये पार्शली फिल्ड है। जो हाफ फिल्ड है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द पार्शियल फील्ड। सो Fe+3 इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू Fe+2। इट्स ओके। Fe+3 इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द Fe+2। +2 के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा Fe+3। और अगर हमें कंपेयर करने को हो कि हम तीनों को कंपेयर करें, तो एक और तरीका भी है कंपेयर करने का। वो है जी, ऐसे करके आप लिखें +2, और फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ +3। अब इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन बराबर होते हैं ना। नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इसमें है 26, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हैं, प्रोटॉन हैं। अब इसके जब +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 24। नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन कितने हैं, स्टिल 26। नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे रह गए 26। नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 23। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं ना, निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या रिलेशन होता है, आपके पास ये होता है एटम, और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसकी ये आसे पासे इसके जो सारी साइडें होती हैं, इसके अगल बगल सारे, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखते हैं प्रोटॉन्स। ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होके रहते हैं, कंबाइन होके रखते हैं। तो इनको जो आपस में इनकी कंबाइन करने वाली फोर्स होती है, जो उसको कहते होते हैं इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक आप देखें कि 26 प्रोटॉन थे, वो 26 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और एक आप देखें कि ये 26 प्रोटॉन है वो 23 के ऊपर लगा रहे हैं। तो वो स्ट्रॉन्गरली किसको अपने साथ कंबाइन करके रखेंगे, जिसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 23 को ज़्यादा अपने साथ स्ट्रॉन्गरली कंबाइन करके रखेंगे एज कम्पेयर टू कि उसके पास ये 26 उसके ऊपर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वर्क करें। तो जितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन अगर आप इसमें इनमें देखें तो ये स्ट्रॉन्गरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप साइज़ की बात करें तो Fe+3 का साइज़ स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू द Fe+2 के, इसका साइज़ स्मॉलर होगा Fe के, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, +3 ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द +2 और एज़ कम्पेयर टू द Fe। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो साइज़ है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और जो डिक्रीज़ होता है उसकी उन एटम की स्टेबिलिटी में इंक्रीजनेस होती है, ठीक है। ये तो हो गया आयरन के साथ। तो आयरन की ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अब इस आयरन की +1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये +1 होगी तो +1 से इसको कुछ नहीं मिलेगा। S में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s1 रह जाएगा, और अगर D में से एक जाएगा तो वो 3d5 रह जाएगा। तो उसको कुछ इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी, इस केस में भी, ठीक है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डरली कोई इतनी स्टेबिलिटी उसको नहीं आएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया कि Fe+1 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि Fe+1 उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला एटम को अपनी स्टेबिलिटी के लिए। देखें, अगर ये यहाँ से जाता है ये 4s1 रह जाएगा, ये 3d1 रह जाएगा, तो इतना एटम्स नहीं करता, फिर भी दोनों शेल ही इन्वॉल्व रहेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है इतना खास। तो एटम इसलिए ये आयरन जो है ये +1 में एग्जिस्ट नहीं करता, आयरन +1 में एग्जिस्ट नहीं करता। अब आगे है जी कोबाल्ट 27। कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सारी लिखेंगे, मैं जस्ट वैलेंस शेल की लिखूँगा जी। 3s2 3p6 4s2 and 3d7।
3d7। अब ये जो कोबाल्ट है, क्या ये +2 में एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अंडरस्टूड है, करेगा ही करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। कोबाल्ट +4 में भी करेगा। अगर ये +2 में एग्जिस्ट करता है तो ये पीछे बचेगा 3s2, 3p6 एंड 3d7। 4s खत्म हो गया, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। और अगर ये +4 है तो ये 3s2, 3p6 एंड 3d5। और हाँ, ये ज़्यादा कॉमन होगा एज कम्पेयर टू द दिस, ये ज़्यादा कॉमन होगा एज कम्पेयर टू द दिस। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन होगा। तो मैं आपको बाद में ये भी बताता हूँ कि क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक निकल जाए, दो निकलते हैं, तीन निकलते हैं, ऐसा क्यों है, क्या वजह है। लेकिन अभी आप ये देखें यहाँ पर +2 और +4 में, और अगर ये इसकी आप देखेंगे +3 से इसको क्या मिलेगा, ये 3d6 से हो जाएगा ना फिर। तो 3d6 होने का इसको कोबाल्ट को कोई फ़ायदा नहीं है, पहले भी ये पार्शली फिल्ड था, अब भी ये पार्शली फिल्ड होगा। तो हाँ, अगर ये इसमें जाता है तो फिर ये हाफ फिल्ड है, इसमें ये जाने के इसकी कोई लॉजिक बनती है। तो ये +2 और +4 दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है जी कोबाल्ट के बाद निकल 28। निकल 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। जी, अब निकल जो है ये +2 में एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स करता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d8। 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए और वो s में से निकल गए। ठीक है, रिमेनिंग इसके पास ये वाला वैलेंस शेल रह गया। रिमेनिंग इसके पास क्या रह गया, ये वाला वैलेंस शेल रह गया। ठीक है, अब इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन और नहीं निकलते, यानी कि निकल जो है ये +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये +3 में जाएगा 3d7 हो जाएगा, नहीं जाएगा। जब d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर d जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, उसमें से देन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इतना आसान नहीं है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलना या इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलना। अब आप कहेंगे कि सर पहले आपने इधर 2 निकाल लिए, यहाँ से आप 3 निकाल दें तो ये निकल +5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक्चुअली ये डिपेंड करता होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कोर के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ द कोर या कर्नल, स्टेबिलिटी ऑफ द कोर आर कर्नल। ठीक है, कोर या कर्नल कहते हैं इफ एनी एटम लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2, 3, 4 जितने भी वो लूज करें, एंड रिमेनिंग रेजिड्यू इज कॉल्ड कोर। ये लें, रिमेनिंग इफ एनी एटम लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैं जैसे शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरे पूरे वर्ड लिखेंगे पेपर के अंदर। रिमेनिंग रेजिड्यू इज कॉल्ड कोर। अगर तो किसी एटम की कोर स्टेबल है, लूजिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, देन वो फर्दर कोर स्टेबल, देन वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज। ठीक है, और अगर ये कोर अनस्टेबल है तो फिर ये लूज करेगा। ठीक है, अब देखें निकल जो है हमारे पास वो है 28 और उसमें है 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। अगर इस निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो रिमेनिंग रह गया 3s2, 3p6 एंड 3d8। दिस इज द रिमेनिंग रेजिड्यू। ये क्या है? रिमेनिंग रेजिड्यू है।
और ये जो रिमेनिंग रेजिड्यू है इसको हम कहते हैं कोर या कर्नल, कोर या कर्नल। अगर ये कोर या कर्नल स्टेबल है देन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। कोर या कर्नल यहाँ पे देखें तो निकल के केस में ये स्टेबल होती है, निकल के केस में ये स्टेबल होती है। लेकिन अगर आप देखें आयरन के केस में, आयरन +2, तो इसकी जो कोर है वो होगी 3s2 3p6 एंड 3d6। अब जो कोर है यहाँ पर अनस्टेबल है, सो ये आयरन फर्दर 3s2 3p6 एंड 3d5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोर ऑफ द स्टेबिलिटी या कर्नल की जो स्टेबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता होता है कोर या कर्नल कितनी स्टेबल है। अगर वो स्टेबल हो जाए देन उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। और इसकी स्टेबिलिटी को गेन करवाने में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है भला? वो होता है उसके नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और साइज का। अगर वो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इनफ हो जाए उन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अकोमोडेट करने के लिए, फिर वो उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देंगे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन इतने इनफ नहीं है कि उनमें से कोई फोर्स लगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो निकल जाएगा, फिर वहाँ से ईजिली वहाँ से स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द कोर या कर्नल के ऊपर डिपेंड करता होता है। स्टेबिलिटी ऑफ द कोर या कर्नल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। सही हो गया ना जी? अच्छा, क्लियर। तो ये कोर और कर्नल की भी बात हो गई। जिंक की ज़रा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा आपके साथ। जिंक होता है जी 30, यही रह गया था ना, बाकी तो कॉपर भी एक रहता है भाई। कॉपर पहले कॉपर करें जी। कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 4s1 एंड 3d10। ठीक है, कॉपर की हम लिख रहे हैं, जिंक की नहीं लिख रहे, मैंने समझा शायद जिंक। अब कॉपर जो है वो जस्ट +1 में एग्जिस्ट करेगा, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3d10। अब देखिए यहाँ पर कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जस्ट लूज़ किया है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज, जस्ट एक ही लूज़ किया, एक से ज़्यादा ये करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? भी रिमेनिंग जो है वो तो स्टेबल है। कॉपर रिमेनिंग देखें D10 हो गया है। और बेटा याद रखें अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ऐसी जिसमें S भी कंप्लीट हो, जिसके अंदर P भी कंप्लीट हो, जिसके अंदर D भी कंप्लीट हो, 6-10, जिसके अंदर ये वाली सिचुएशन हो, ठीक है, उसको कहते हैं जूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसको कहते हैं जूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है और ये नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन से वीक होती है। ठीक है, ये जूडो है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग होती है वो होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। और फिर उसके बाद होती है इनर्ट के बाद जूडो, ये होती है S2P6 सबकी, ये होगी जूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये होती है S2P6D10 और इसके बाद होती है इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन ये होती है S2P6 और D10 और होगा S+1D2। ठीक है, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी स्टेबल होती है, लेकिन ये जूडो से भी कम होती है। अब ये वाली अब आपको मिलने वाली है किसके अंदर? जिंक के अंदर। देखिएगा ये है जिंक 30, जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 एंड 3d10। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें, ये s+1 मैंने लिखा था ना, ये s+1 क्या मतलब, ये s जो है ये अगर 3 है तो ये +1 4 होगा, अगर ये 4s है तो ये 4 + 1 5s होगा। ठीक है, तो ये वाली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी स्टेबल होती है, लेकिन ये जूडो से भी कम होती है। अब ये जो जिंक है ये सिर्फ एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में जस्ट एग्जिस्ट करता है, और बाकी ये हो रहती है 3s2 3p6 एंड 3d10। अब देखें ये इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन से जूडो में कन्वर्ट हो गया है, और जूडो में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि जूडो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जस्ट एक ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की जिसमें ये कन्वर्ट हो सकता है, और ये हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, S2P6 और D10 में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एटम्स की हो सकती हैं। फिर है जी ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसको बड़ा सिंपल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन एट्सेट्रा जो भी है, अब किसी भी एक जो है ग्रुप में उसके 3 एलिमेंट आपसे ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन को, उसका एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन का है 35, ब्रोमीन का है 35। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 and 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 4p क्या हो जाएगा, सॉरी 17 हमने 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 और ये 5 इधर तक आना था, मैं आगे ले गया, सॉरी। अच्छा आगे इसके 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आगे है जनाब 4s2, फिर 3d10 एंड 4p आ जाएगा 5, 4p क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखें वही जो टेबल है मैं आपके साथ में शेयर फिर करता हूँ। ये देखिए इलेक्ट्रॉन गया 3p, यहाँ पे आपको कैसे ये नज़र आएगा, ये देखें जी, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं। ये लें जी, इलेक्ट्रॉन पहले गए s में, फिर 2s के अंदर 2 चले गए, फिर p के अंदर चले गए, फिर 3s में चले गए। ठीक है, और उसके बाद 3p में चले गए, 3p के बाद आगे किस में चले गए 4s में चले गए, 4s के बाद आगे किस में चले गए 3d में चले गए, आगे किस में चले गए 4p में चले गए। और अब देख लें इलेक्ट्रॉन जो है 35 पूरे हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर देखें वैलेंस शेल इन तीनों के अंदर कौन कौन से हैं, इसमें देखें जी, ये है 2s2 2p5, यह 3s2 3p5, ये है 4s2 4p5। ठीक है, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, ये ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है ओवरऑल ग्रुप के अंदर। ओवरऑल ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है ना उसके अंदर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कि जस्ट जो इसका है ना ये पीरियड ये चेंज हो रहा है कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, वो सेकंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से, ये फोर्थ पीरियड से। बाकी जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये होती है थोड़ी सी बात ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कोर को भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई हमारी, और मैं क्या आपको बता सकता हूँ इसके अंदर। चले काफ़ी चीज़ें हो गई हमारी।
जी, अब मैं पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड, ये देखें, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको लूँगा। जिंक, कॉपर, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको लेता हूँ। आप अपनी जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको साथ रख के फिर करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, क्योंकि आपको साथ साथ फिर उसके एटॉमिक नंबर वगैरह याद आ जाएंगे। कॉपर 29, सिल्वर 47, गोल्ड 79। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ, कॉपर की, सिल्वर की और गोल्ड की। मैं जस्ट वैलेंस शेल की लिखूंगा, आप सारी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होगा जनाब 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये 4s2 4p6 5s2 एंड 4d10। ये होगा 5s2 5p6 6s2 एंड 5d4। क्लियर होगी बात, समझ आ गया है ना? ठीक है, अब ये जो है कॉपर, ये एग्जिस्ट करेगा कॉपर +1 में, सिल्वर भी एग्जिस्ट करेगा +1 में, और ये भी गोल्ड भी एग्जिस्ट करेगा +1 में। अब +1 की तो मेरा ख्याल है आपको एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं रही मुझे कि ये +1 में क्यों भाई, ये वाला ये 4s भी निकलेगा, 5s1 भी और 6s1 भी। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। रिमेनिंग जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर +1 की, वो हो जाएगी 3s2 3p6 एंड 3d10। इसकी रह जाएगी 4s2 4p6 एंड 4d10। इसकी रह जाएगी 5s2 5p6 एंड 5d10। यही रहेगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी एग्जैक्टली। अब ये जो होता है ना, एक वेरिएशन आती है। ये जो गोल्ड है ना, सॉरी सिल्वर, ये +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो है गोल्ड, ये +3 में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या रीज़न है, क्यों ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके से? ठीक है, एक +2 में भी और फिर +3 में भी, ऐसा क्यों है? हालांकि आप देखें बाकी चीज़ें, अगर कॉपर में जो रूल अप्लाई होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि इसके डी में से और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई और स्टेबल है, और डी भी कंप्लीट है, पी भी कंप्लीट है, एस भी कंप्लीट है, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है, यानी कि ये सिल्वर +1 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब है ये 4d9 हो गया है। इसका क्या मतलब है कि ये 5d8 हो गया है, यानी कि वो कंप्लीट में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कंप्लीट में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए फर्दर भी। क्यों निकले, क्या वजह है? डी तो कंप्लीट था, और हमने तो ये कहा था कि जब एटम चाहते ही ये है कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट, और जब वैलेंस शेल ही उनका कंप्लीट हो जाए, फिर वो फर्दर उनको किसी चीज़ से नहीं होता, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। लेकिन इस केस में क्यों होता है? इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, ये 3rd शेल है, ये 4th शेल है, ये 5th शेल है। ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये 3rd शेल है, और अगर आप देखें इस सेंटर में न्यूक्लियस है, ये 5th शेल है। साइज बड़ा है, ये जो होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस है इसके ऊपर कम होते हैं, जो रिमेनिंग कोर है इसकी अनस्टेबल होती है। इस अनस्टेबल कोर होने की वजह से इसमें से बेटा फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कोर अनस्टेबल है, अगर कोर अनस्टेबल है, सॉरी,
आपको नज़र नहीं आए। इसका देखें ये साइज़, मैंने ये 5th शेल फ़र्ज़ करें बनाया है, ये मैंने 3rd शेल बनाया है। ये साइज़ छोटा है, होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस जो इसके इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कि इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड हो। जब इसके ऊपर होल्ड कम होता है तो यही कोर की अनस्टेबिलिटी की रीज़न होती है, यही कर्नल की अनस्टेबिलिटी की रीज़न होती है, और इसी वजह से इसमें से फर्दर और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी वजह से इसमें से फर्दर और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। तो ये रीज़न होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट है ग्रुप, उसमें मैं आपसे, ये तो सिल्वर वाला है ना, नेक्स्ट मैं जिंक, कैडमियम और मर्करी वाला भी आपसे करूँगा। इसको मैं भी साथ ही आपको, वैसे ये एक पेज के ऊपर कर देते तो अच्छा था। चलें, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब इसकी मैं जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बेटा सारी लिखेंगे, आप नहीं उसमें स्किप करेंगे। जिंक की जो होगी 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये 4s2 4p6 5s2 एंड 4d10। ये 5s2 5p6 6s2 एंड 5d10। क्लियर? अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियर है कि ये जो जिंक है ये +2 में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैडमियम +2 में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मरकरी +2 में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल करेगा इसलिए क्योंकि ये पीछे 5s2 5p6 एंड 5d10 बचेगा। इसी तरह इसके अंदर 4s2 4p6 एंड 4d10, इसके अंदर ये 3s2 3p6 एंड 3d10 ये बचते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये इजीली रिमूव करेंगे ही करेंगे, वो सारे करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सही है ना। ये तो सारे करेंगे। तो फिर फर्दर क्या होता है ये जिंक, कैडमियम और मरकरी का। ये जो जिंक है ना और कैडमियम है और मरकरी है +2 में, तो इनमें हमारे साथ कोई एम्बिग्विटी नहीं है, भी सारे करते हैं, ये भी करेंगे। लेकिन ये जो मरकरी है ये जस्ट +2 से आगे किसी और स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये +3 में नहीं एग्जिस्ट करता। सिमिलरली ये जो कैडमियम है ये भी आगे नहीं एग्जिस्ट करता। मरकरी फिर भी एग्जिस्ट करता है, ये +4 में चला जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं जाते आगे फर्दर। उसकी वजह ये है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज वो भी बढ़ता है, ठीक है। ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर सिल्वर का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द कैडमियम। इसकी जो न्यूक्लियर पावर है वो ज़्यादा है, इसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो इसमें से फर्दर और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड। तो गोल्ड जिस तरह +3 में, मरकरी +3 में नहीं जाता, +3 में मरकरी नहीं जाता, ठीक है। ये +2 में ही रहेगा। ये क्यों नहीं भाई, देखें इधर को अगर आप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कहेंगे कि इसकी कोर स्टेबल है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। जब लेफ्ट टू राइट बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली फिर वो उसकी कोर स्टेबल हो रही है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रॉन्गरली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और अगर वो एक दूसरे का स्ट्रॉन्गरली कंबाइन हो रहे हैं तो फिर वो उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलने के कोई चांस नहीं होगा, फिर उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक हो गया। आपने बाकी जो चीज़ें कुछ और आपने स्टडी करनी है, एटॉमिक साइज, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है क्या होती है, एटॉमिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ये भी मैं ये मैं कर देता हूँ ज़रा थोड़ा सा, शायद आपको ये नई चीज़ हो। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़
species have same number of the electron is called isoelectronic species, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ द प्रोटॉन वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल आपको मैं भी देखे हूँ कि जैसे ये क्लोरीन है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्लोराइड आयन में चला गया। अब इसमें ये जब इसके अंदर चला गया तो इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 17 थे, इसमें 18 हो गए। अब ये जो क्लोराइड है आर्गॉन, उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन 18 होते हैं, इसमें प्रोटॉन 17 होते हैं, ठीक है। अब इनमें नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनको हम इस वजह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक हो गया ना। तो जैसे जैसे इनके ऊपर चार्ज इंक्रीज करता जाता होता है तो इनका साइज़ छोटा होता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा किसी के ऊपर, उसका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। जितना छोटा साइज़ होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अगर हमें ये देखना हो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग तो हमारे पास है, लेट्स सपोज कैल्शियम है, पोटाशियम है, आर्गॉन है, क्लोरीन है और फिर सल्फ़र है। इसको ले लें, चलें, ये एक ही मैंने पीरियड से ले लिए। अब इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 18, 17 और इसका 16। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, +2 में जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, +1 में जाएगा। ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, ये 1 गेन करेगा, क्लोराइड आयन में जाएगा। ये 2 गेन करेगा तो इसमें चला जाएगा, -2 में चला जाएगा। अब आप देखें कि इसमें जो आप साइज़ देखें तो इसका साइज़ छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, और फिर आर्गॉन इसका साइज़ छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो है इस लिहाज से इनका ये साइज़ जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। अब ये सारे के सारे जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ये आपने देख लिया। वंडरवाल रेडियाई, बाकी आपको आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस का तो शायद पता होगा। मैं ज़रा ये डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। वंडरवाल रेडियाई क्या होता है? वंडरवाल रेडियाई, half of the intermolecular distance, half of the intermolecular distance, half of the intermolecular distance between two non-bonded atom, between two non-bonded atom within two adjacent molecule, within two adjacent molecule is called van der Waal radii, is called van der Waal radii। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रोमाइड आयन होता है उसका आयनिक रेडियस होता है 0.125 नैनोमीटर आयनिक के अंदर। ये आयन है ना, तो आयनिक रेडियस ये होगा। और अगर ये कोवलेंट है इस तरीके से फिर इसका कोवलेंट रेडियस होगा, वो 0.114 नैनोमीटर है। ये कोवलेंट रेडियस आयनिक और कोवलेंट के दरमियान, ठीक है। और फिर इनका आप एवरेज ले लेंगे तो
वो आपके पास आ जाएगा वंडरवाल रेडियई। अगर आप ये 0.125 प्लस 0.114 इसका एवरेज ले लें तो ये वंडरवाल रेडियई निकल आएगा आपका। सही हो गया। और मेटेलिक रेडियस क्या होता है? मेटेलिक रेडियस होता है metallic radius 1/2 of the distance, 1/2 of the distance between the nucleus of two adjacent atom, between the nucleus of two adjacent atom in metal crystal, या इन क्रिस्टल कर लें अकेला क्रिस्टल, ठीक है। तो इसको हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। और जो मेटेलिक रेडियस होता है ये नॉर्मली हाई होता है देन कोवलेंट रेडियस से, ठीक है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 to 15% हायर होता है कोवलेंट रेडियस से। मेटेलिक रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कोवलेंट रेडियस के, ठीक हो गया। और कोवलेंट रेडियस क्या होता है, चलिए मैं सबकी थोड़ी थोड़ी आपको डेफिनेशन और आपको बता ही देता हूँ, आप कहाँ से ढूंढेंगे और फिर ये कहेंगे। कोवलेंट रेडियस 1/2 of the distance between कोवलेंट radius 1/2 of the distance between of two identical atom which are bonded by single covalent bond is called कोवलेंट रेडियस इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं हम उसको इसके दरमियान डिवाइड कर देते होते हैं। तो दूसरी एक और चीज़ जो आपको देखनी है इसमें वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी भी मैं डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है जी? द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड यानी कि जो निकलती है, आर एब्जॉर्ब व्हेन वन or more electron added in isolated gaseous state is called electron affinity. या change in energy when one electron is added, when or more electron added in an isolated neutral atom in gaseous state to form the negative ion is called electron affinity. This electron affinity may be positive or negative. If
you have silver and added one electron and it will form silver ion, energy will be released, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हमेशा ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसको मिलती है। जब स्टेबिलिटी मिलती है तो इंटरनल सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है, तभी वो स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जो अगर आप इसी के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, अगर आप उसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जैसे सल्फर है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ये बन गया आयन, सल्फर आयन। अब इसमें एनर्जी रिलीज हुई, क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये स्टेबल हो गया। अब इसमें आप अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना चाहेंगे, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से बेटा ऐसा होता है कि फिर हमें सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो हम कहते होते हैं जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, हमें उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। और जो फर्स्ट होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है जी। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज होता है। अब साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। जितना साइज बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना उतना इजी है। और लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर डिक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जब साइज़ बड़ा है तो आप उसमें ईजिली इलेक्ट्रॉन को कहीं पे पेनिट्रेट करवा देंगे। लेकिन अगर उसका साइज़ छोटा है तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना है तो वो तो ऑलरेडी जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो तो स्ट्रॉन्गरली बाइंड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू कि वो बहुत बड़ा फैलाव है, वहाँ पे आप किसी भी जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ दें तो वो इंटर हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, अगर किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर, जो न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन होती हैं उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और लेफ़्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करते हैं। सो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो न्यूक्लियर चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई। ये भी हो गया आप लोगों को जो मैंने बताने वाली थी। न्यूक्लियर चार्ज भी हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये थोड़ा सा एक रहता है, इसको मैं फिर करूँगा इंशाल्लाह, अभी नहीं करता। तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, मैं बता भी देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट वो वाले होते हैं जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं और सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे KMnO4 है, ये जिसके साथ भी ये रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा और सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। K2Cr2O7 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएंगे और सेल्फ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हम कह सकते होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हो, जैसे Fe+2 है, ये Fe+3 में जा रहा है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका हम ये भी कहते हैं द सब्सटेंस कंटेन एटम आयन हर मॉलिक्यूल गेन
वन और मोर इलेक्ट्रॉन काज ऑक्सीडेशन एंड देम सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सेल्फ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले इसकी ऑक्सीडेशन पावर जो थी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, अब +3 होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गई, सेल्फ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक हो गया जी, ओके। तो ये एक बहरहाल ये एक अलग से है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला चीज़, तो इसको हम इंशाल्लाह अलग फिर देखेंगे। और ये भी हो गया, मैं देख रहा हूँ जो जो टॉपिक हैं आपके कोर्स में छोटे छोटे, ये भी हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये काफ़ी चीज़ें आपके ये में अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि आपको सारी चीज़ें मैं करवा सकूं जो जो हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है फेजन रूल। बस ये एक्सप्लेन करके तो ये आज वाला लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। फेजन्स रूल, ये जो रूल होते हैं ना, इसके थ्रू हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर मालूम करते हैं, या किसी भी कोवलेंट के अंदर हम आयनिक जो कैरेक्टर है वो मालूम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये फेजन रूल्स क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द पोलराइजेशन बिटवीन द एटम आयन आर मालिक्यूल। तो ये हमें पोलराइजेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो फेजन उसके बारे में बताता है। और ये फेजन्स के बारे में आई थिंक जब मैंने ये आपको आयनिक कंपाउंड करवाया था उसमें मैंने बताया था आई थिंक, तो इसलिए आप इसको वहाँ से देखिएगा। ठीक हो गया, और ये लें आप, आज का लेक्चर फिर हो गया एंड। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो हम फिर इंशाल्लाह उसको भी बाद में देख सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें आपकी बेसिक रहती थी, जिन स्टूडेंट ने ये रौला डाला हुआ था जी हमें फ़लाँ रह गया, लेक्चर फ़लाँ रह गया है, तो वो भी मैंने ये कर दिया है। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब आपके पास मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से अपलोड कर दी हैं, जो जो हमने पढ़ी हैं, तो आप मिड के लिए इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।